Namaskaram. हेलो हाय स्टूडेंट, माय नेम इज विकास माथुर, आई एम फ्रॉम क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th। हम क्लास 10th विज्ञान और जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था कि चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके हमने टॉपिक्स को लिखा था और उसको हमने एक एक करके समझा था कि भाई इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने ये सारा चीज डिस्कस कर ली है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं उधर जाकर। तो हम बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, क्लास 10th जो हमारे पास विज्ञान है, और उसमें हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे पास अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं विद हेडिंग। हम सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें कि सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अम्ल। देखो, अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड भी कहते हैं, एसिड। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि मान के चलो हमारे पास क्या होते हैं, हमने 8th क्लास से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये तो पहली डेफिनेशन है 8th क्लास वाली। लेकिन अब 10th में आपको एक नई डेफिनेशन पढ़नी है जो कि आयंस के बेसिस पर है। अब जैसे कि सपोज करो, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि आयंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आयन है, आपने थोड़ा आयंस के बारे में पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, थोड़ा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो जो आयंस होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है धनायन और एक होता है हमारे पास ऋणायन। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ऋणायन कौन से होते हैं और धनायन कौन से होते हैं। तो देखो, ऋणायन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऋणायन के लिए सबसे समझने के लिए एक एग्जांपल लिया सोडियम का, और सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 11, जैसे हम 11 भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि हम इसका जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8 और 2 कितने हो गए? 10। यहाँ पर कितने थे? 11, बचा कितना? 1। तो इसकी जो 72 कक्षा है, आखिरी कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो, यहाँ पे बात आती है कि भाई ये स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। देखो, संसार की कोई भी वस्तु सही, कोई भी इंसान सही, कोई भी जानवर सही, कोई भी पशु सही, कोई भी पक्षी सही, वो सदैव क्या रहना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास क्या है, जैसे कि अगर आप किसी टीचर ने आपको सजा दे दी कि आपको एक टांग पे खड़ा होना है, तो आप क्या हो गए? उस स्टेट में अनस्टेबल स्टेट में आ गए। मतलब कि आप, जैसे कि आप दोनों टांग पे खड़े होने पे स्टेबल समझते हो, लेकिन जैसे आपको एक टांग पे खड़ा कर दिया गया तो आपकी जो स्टेट है वो कौन सी होगी? अनस्टेबल स्टेट। अब आप क्या करना चाहते हो कि भाई मैं दोनों टांगों पे कैसे आऊँ, मतलब स्टेबल होना चाहते हो, तो आपको क्या करोगे? आप दोनों टांगों पे आने की कोशिश करोगे। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास सोडियम है वो भी इस स्टेट में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? या दो स्टेबल होने के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन कि अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट बोले तो जैसे कि अपनी आखिरी जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी ऑक्टेट को मतलब अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए इसके पास 2 केस हो सकते हैं। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, क्या कर सकता है?
एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, या आगे क्या कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है, जैसे कि आप क्या गए, एक जिम में गए, तो जिम में आपने पहले दिन गए, और पहले दिन में क्या किया आपने, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर, डंबल पुशअप, मतलब उस दिन हमारा जोश क्या होता है, हाई लेवल का होता है। मतलब पहले दिन कोई जिम जाता है तो वो क्या करता है, जिम मतलब अब तो बॉडी एक दिन में बनानी है, सही है, ऐसे करके मतलब कि वो क्या कर लेता है, बॉडी बनाना चाहता है अपनी एक दिन में ही, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन जाता है, अब मैं नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, दूसरे दिन की, तो उसके शरीर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा होता है। तो उसका जो ट्रेनर होता है, जो बॉडी बना रहा है, उसका ट्रेनर उसको 2 ऑप्शन देता है कि भाई या तो तू एक पुशअप मार ले, और या तो मतलब 7 पुशअप मार ले, मतलब सॉरी यहाँ पे 7 पुशअप होंगे, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन, जब तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 7, जब तो 8 हो पाएंगे, सही है, या तो तू 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पुशअप मार ले, या तू 7 पुशअप मार ले। तो आप ये बताओ वो कौन सा लड़का कौन सा पुशअप मारेगा, 7 मारेगा या 1 मारेगा? तो सिंपल सी बात है, उसका शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है, उसको एनर्जी कम चाहिए, तो एनर्जी कम चाहिए तो वो किस में कंफर्टेबल रहेगा, 1 वाले में, सिंपल सा। और 7 वाले में क्या रहेगा, वो अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि भाई वो पहले से बहुत ज्यादा थक चुका है, तो उसकी तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मतलब पहले ही वेस्ट हो चुकी है, तो वो कंफर्टेबल किस में रहेगा, 1 वाले में। तो इसलिए क्या करेगा, ये वाला जो हमारे पास सोडियम है, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में अपनी समझदारी समझेगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब ध्यान रखो, जब तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, त्यागी। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उन्हें क्या कहते हैं, त्यागी। तो ये त्यागे, तो इसके लिए इस पे क्या चढ़ जाएगा, चार्ज हमारे पास, जो त्यागते हैं उनपे क्या आता है। अब यहाँ पर देखो, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इस पे 1 चार्ज। अगर सपोज ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता तो इस पे 2 प्लस लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस प्लस, Na प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, धनायन। कौन सी कैटेगरी में फॉल हो जाएगा, धनायन, मतलब धनायन बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा ऋणायन के एग्जांपल की। किसकी बात करते हैं, ऋणायन के एग्जांपल की। देखो ऋणायन का एग्जांपल सबसे बेस्ट हम लेते हैं सबसे समझने के लिए, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 17, सभी लोग जानते हैं। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास बचे कितने, देखो 2 और 8 10 हो गए, अब बचे कितने इसके पास, 7। तो 7 लास्ट की कक्षा में आ जाएंगे। अब इसके पास क्या 2 केस है, या तो ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, क्या कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो अब ये बताओ, एक बंदा ऐसा है जो जिम गया, दूसरे दिन मतलब पहले दिन उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, दूसरे दिन गया, लेकिन उसकी जो विल पावर है वो क्या बहुत ज्यादा हाई है, उसमें पोटेंशियल जोश मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसने 7 पुशअप मार लिए। अब वो सोच रहा है यार एक और मार लूं तो क्या जा रहा है, मतलब 7, मतलब सिंपल सा बंदा है, उसने ट्रेनर ने बोला कि तुम्हें 8 मारने, ठीक है, तो उसने 7 मार लिए, तो 1 मारने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसने एक, अब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, मतलब 1 और मारने की कोशिश करेगा, तो जब ये क्या हो पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। तो क्योंकि हमें पता है कि भाई जो क्लोरीन है वो अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब होना चाहता है, रखना चाहता है। यह हमारी मतलब एक परमाणु की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास हर परमाणु क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ध्यान रखो, जब हमारे पास ये ग्रहण करेगा, तो जो ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक क्लोरीन था, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, तो इसलिए इस पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणायन। ऋणायन का मतलब ये हमारे पास किस में फॉल हो जाएगा, ऋणायन में। कौन से में हो जाएगा, ऋणायन में। तो सिंपल सा फंडा आई वो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आयंस का मतलब, तो आयंस का मतलब क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक ऋणायन और एक धनायन होता है। जब कोई परमाणु हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ग्राही कहलाता है, इसलिए वो किसमें हो जाता है, धनायन में। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ग्रहण करता है, तो वो किसमें हो जाएगा, ऋणायन। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो वो किसमें आ जाता है, हमारे पास ऋणायन में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट समझते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर कि दूसरी डेफिनेशन क्या है।
लिख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होते हैं, देखो एक बात समझो, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये एक NaCl है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखो लिख तो बाद में जाएगा, कहीं से भी कंटेंट मिल सकता है, लेकिन पहले समझो, चीजों को समझना। जैसे कि मैंने NaCl लिया और NaCl को किसमें घोल दिया, पानी में घोल दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, पानी, मतलब रिवर्सिबल है ये रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, NaCl को मैंने किसमें घोल दिया, पानी में घोल दिया। और पानी में घोलने के बाद जो Na हमारे पास वो टूट जाएगा Na+ में, और जो Cl है वो किसमें टूट जाएगा, Cl- में। कहने का मतलब ये, कोई भी हमारे पास जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है, वो जब मैं यदि मैं जल में घोलता हूँ तो वो किसमें टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है। जैसे कि Na+ में यहाँ टूट गया और Cl- में यहाँ टूट गया। तो देखो इसी प्रकार यदि मैं HCl को तोड़ूंगा, किसको तोड़ूंगा, HCl, हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसको यदि मैं किसमें मिलाता हूँ, हमारे पास पानी में मिलाता हूँ, इसको मैं किसमें मिलाता हूँ, पानी में, मतलब घोलता हूँ, तो ये टूट जाता है H+ आयन में। किसमें टूट जाता है, L+ आयन में प्लस, और हमारे पास क्या बचेगा, Cl- आयन। तो सिंपल सा फंडा, हमारे पास एक चीज समझ में आई कि देखो हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि यदि कोई जल में घुलने के बाद, क्या जल में घुलने के बाद, यहाँ पर क्या है, जल है, मान के चलो जल है, जल या पानी बोल दो उसको। तो HCl को जब जल में घुलने पर हमारे पास क्या मिले, H+ आयन मिले। ये वाला फोकस करने वाला पॉइंट है। तो जब हमारे पास किसी कंपाउंड को, कंपाउंड की तो HCl, तो किसी कंपाउंड को यदि मैं जल में घोलता हूँ और यदि वो क्या देता है, H+ आयन देता है, तो H+ आयन देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। चलो दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर। अच्छा, आप संगी संग नोट्स किया करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें वीडियो देखने के बाद जैसे कि कुछ समय तक याद रहती है, जैसे कि आपको 1 हफ्ते याद रहेगी या 7 दिन या 8 दिन, लेकिन जो हमने नोट्स कर लिया, एक बार लिख लिया, वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो आप संगी संग लिखा करो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट्स किया करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी यौगिक को जल में घोला जाता है, यदि वह H+ आयन देता है, तो इस प्रकार के यौगिक को अम्ल कहते हैं। आई होप ये डेफिनेशन जो सेकंड वाली है वो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी कि जब किसी यौगिक, यहाँ पे यौगिक को जल में घोला जाता है, मतलब उसमें मिलाया जाता है, यदि वह H+, ये इंपॉर्टेंट बात है, H+ देता है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, आयन देता है, ऐसे लिख देते हैं, आयन देता है, या H+ भी लिख सकते हो, ये आयन लिख रहे हैं, H+ आयन देता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा, कोई मैंने कंपाउंड लिया, कोई यौगिक लिया और उसमें किसमें घोल दिया, जल में घोल दिया, और जल में घोलने के बाद यदि वो H+ आयन दे रहा है, तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। जो सेकंड वाला डेफिनेशन है उसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने किया था, कौन सा, HCl वाला। देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज करो मैंने लिया HCl, क्या लिया, HCl, और इसको मैंने किसमें घोल दिया, जल में घोल दिया, इसमें घोल दिया, जल में घोल दिया, तो हमारे पास क्या देगा कि H+ आयन देगा प्लस Cl- के आयन देगा। तो यहाँ पर हमें H+ आयन मिल गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अम्ल का। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, H2SO4, ये क्या हो सकता है, H2SO4, इसको हम जल में बोलेंगे, जब भी क्या देगा, H+ आयन देगा, ठीक। आज जैसे कि हमारे पास HNO3 हो सकता है, HNO3 हो सकता है, ठीक। ये हमारे पास जल में घुलने के बाद क्या देगा, H+ आयन देगा। तो कहने का मतलब ये 3 एग्जाम्पल लिख के आना, अगर एग्जाम में आ जाता है। तो HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं,
अच्छा, इसको HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 3 एग्जाम्पल होते हैं अम्ल के, ठीक। अगर एग्जाम में आता तो कि आपको डेफिनेशन समेत लिख के आने एग्जाम में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तीसरी डेफिनेशन की। हमने 2 डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ ली, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या कहती है, तीसरी डेफिनेशन सिंपल सा, जैसे कि इसमें एक लिटमस पेपर आता है, उसके ऊपर डेफिनेशन है। तो देखो तीसरी डेफिनेशन क्या होती है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कहने का हमारे पास एक पेपर होता है लिटमस पेपर। मैं आगे डिस्कस करूंगा, जब हम सूचक पढ़ेंगे तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, सही है। ये उदाहरण है लिटमस पेपर, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, लिटमस पेपर क्या होते हैं। बस इतना याद रखो यहाँ पर या डेफिनेशन में कि ये एक लिटमस पेपर होता है, पेपर की तरह होता है, जो उस पर हम अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं। तो वो नीला जो लिटमस पेपर होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, नीले से लाल में हो जाता है, ठीक। अब हमारे पास ये डेफिनेशन भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये याद रखने से लिटमस पेपर होता है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या है, पेपर है, ये पेपर है, और जैसे ही मैं इस पर ड्रॉ करूंगा, क्या अम्ल करूंगा ड्रॉ, ये नीला है, कैसा है, ये जो पेपर है हमारा कैसा पेपर है, नीला पेपर है, जो कलर में कैसा है, नीला है, नीला पेपर है। और जैसे मैंने इस पे अम्ल को ड्रॉप किया, यहाँ जहाँ तक ये हमारे पास ड्रॉप हुआ, जैसे कि इस एरिया में ये ड्रॉप हुआ, तो ये वाला जो पेपर है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेडिश कलर में बदल जाएगा, ये ऑटोमेटिक। ये तो होता है केमिस्ट्री का जादू, सही। अभी हम यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, अम्ल के गुण, गुण। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक। चलो इंग्लिश लिख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले इसमें कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। देखो डेफिनेशन ही वही अम्ल के क्या बन जाते हैं, गुण बन जाते हैं। जैसे कि पहला जो गुण है जो H+ आयन देते हैं, पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण क्या हो जाएगा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तीसरी डेफिनेशन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक। और ये हमारे 3 गुण हो चुके हैं, अच्छी तरह से उतार लो। अब आगे बात करते हैं चौथे गुण की और 5वें गुण की। तो चौथा गुण क्या हो जाएगा इसका, चौथा गुण हो जाएगा जो विद्युत बोले तो करंट, ठीक है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब होता है उसमें बिजली दौड़ सकती है, और कुचालक का मतलब है जिसमें बिजली नहीं दौड़ सकती, मतलब विद्युत नहीं दौड़ सकती, ठीक। जो विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक। अब देखो विद्युत क्यों दौड़ रही है इसमें, देखो जैसे कि मान लो मेरे पास HCl, ये HCl, मैंने क्या किया था, इसको जल में घोला था, और मैंने क्या किया था, इस पर H+ लगा दिया था और +Cl- लगा दिया था। तो देखो यहाँ पर क्या था, हमारे पास आयंस है, यहाँ ये आयंस है, और जो विद्युत होती है वो आयंस की भूखी रहती है, ठीक है। जहाँ पर आयंस मिलेंगे वहाँ पर क्या दौड़ेगी, बिजली दौड़ेगी, विद्युत दौड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है,
हम पांचवें गुण की बात कर लेते हैं। पांचवें गुण की बात कर लेते हैं। तो पांचवा गुण हमारे पास सिंपल सा फंडा ये हो जाएगा। वैसे 4 ही गुण बहुत हैं इसके। पांचवा गुण लिखना चाहो तो H प्लस आयन होते हैं, ये हो गया। अच्छा, वैसे चार ही बहुत हैं, ठीक, 4 ही बहुत हैं इनके। और चलो 5वें गुण में हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं। एग्जाम्पल, ठीक। 5 गुण वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम 10th के हिसाब से 5 गुण बहुत हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? एक तो HCl हो सकता है, ये वाला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास हो सकता है H2SO4। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है दैट इज HNO3। ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे एग्जाम्पल 5 वर्ड्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो जो ये हमारे पास क्या होते हैं, अम्ल के गुण होते हैं, ठीक। अम्ल के गुण होते हैं, जैसे कि कोई किसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपके कुछ गुण होते होंगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो, या अच्छे बुरे दोनों तीनों। मतलब जैसे कि इंसान के 3 गुण होते हैं, अच्छा या बुरा या कंबाइंड दोनों होते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, अम्ल के कुछ गुण होते हैं, तो वो हमने पढ़ लिए, ठीक। 5 गुण होते हैं, ठीक है। पहला गुण क्या था कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सही, तो बता दिया होगा यू। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक। टाइप्स के बारे में जानेंगे कि टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है प्राकृतिक, और एक होता है हमारे पास संश्लेषित। एक होता है हमारे पास संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है सिंपल सा, जैसे कि माने चलो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक जो नीचे में ऑटोमेटिक में फ्री में मिले हुए हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास टमाटर होता है, एप्पल होता है, मतलब सेब होता है, अंगूर होता है। इनमें क्या होता है, एक नेचुरल एसिड होता है, ठीक है। इनके अलावा नाम में एक टेबल बनाऊंगा, तो उसमें डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो, जैसे कि प्राकृतिक अम्ल किन्हें बोलते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल उन्हें बोलेंगे हम जो कि प्रकृति में मतलब पहले से ही मौजूद है। जैसे कि टमाटर में होता है, इमली में होता है, जो खट्टे होते हैं, जैसे कि अंगूर खट्टे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अम्ल होता है, प्राकृतिक अम्ल। मतलब नेचर ने हमें फ्री में क्या किया, प्रोवाइड किया। और संश्लेषित का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए थे, मतलब इंसानों के द्वारा लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। किसके द्वारा? लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम उसको टेबल बना के पढ़ेंगे, तो आई होप आपके जो डेफिनेशन है प्राकृतिक तथा संश्लेषित अम्ल की डेफिनेशन समझ में आती होगी। कि लिख लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक की लिख लेते हैं, ठीक। तो इसकी लिख रहे हैं, वह अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, पाए जाते। इसका एग्जांपल हो सकता है नाइट्रिक एग्जाम्पल हो सकता है नाइट्रिक, ठीक। और बहुत सारे होते हैं, हम टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, जो प्रकृति में ऑटोमेटिक हमें नेचर ने दी है, मतलब प्रोवाइड किए थे, तो उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल, ठीक। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अम्ल। संश्लेषित सूचक की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो देखो, वह सूचक जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा, इसमें क्या होता है, 2 हमारे पास केमिकल्स लिए जाते हैं, ये केमिकल 1 है, ये केमिकल 2 है। इनको कंबाइन करके एक ऐसा सूचक बनाया जाता है जिससे हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है। तो इस प्रकार के सूचक को हम क्या बोलते हैं? संश्लेषित सूचक। तो इसके एग्जांपल जो होते हैं मैथिल, ऑरेंज और फ्लोक्टनिन, तो 2 एग्जांपल है। अगर एग्जाम में आता है तो इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर लिखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट थर्ड वाले सूचक की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गंधकीय सूचक। क्या बोलते हैं? गंधकीय सूचक। देखो यहाँ पे ना, इसके शब्द में ही क्या है, आंसर है सिंपल सा। हम इनके सूचक क्या होते हैं, जो गंध से पहचाने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वह सूचक
इसकी डेफिनेशन लेते हैं। वह सूचक जिनकी जिनके गंध से पता चलता है अम्ल तथा क्षार के बारे में। ठीक, अच्छा इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसमें प्याज। क्या है? प्याज। ठीक, प्याज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। तो जो प्याज जब अम्ल की प्रेजेंस में उसकी गंध लेते हैं तो चेंज हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट बात हमारे की चौथे नंबर में हमारा कौन सा आता है? सार्वत्रिक सूचक। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या होता है, डिफरेंट सूचक लिए जाते हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है जिससे हमें एक सूचक मिलता है जिससे हम बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो हम लिख सकते हैं इसको वह सूचक जिसमें भिन्न प्रकार के सूचक मिलाए जाते हैं जिससे हमें एक सूचक प्राप्त होता है जिसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। सिंपल सा बंडा, हमारे पास क्या होता है, एक सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, अलग अलग प्रकार के सूचक लिए जाते हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है और उनको उसी प्रकार के सूचक को हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक सूचक। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।